बिहार भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, जिसका नाम सुनते ही याद आते हैं बिहार के वे प्रवासी मजदूर जो रोजगार की तलाश में कभी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तो कभी कर्नाटक और तमिलनाडु भटक रहे होते हैं। परंतु क्या हमेशा से ही बिहार की यही बदहाली थी, या राजनीतिक उपेक्षा और जंगल राज ने बिहार को गरीबी, भुखमरी और क्राइम की भट्टी में झोंक दिया? आइए आज सम्राट अशोक और मगध के गौरवशाली इतिहास से लेकर आज के बिहार की दुर्दशा के कारणों को समझते हैं। बिहार प्राचीन काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी। बिहार, जिसे प्राचीन समय में मगध कहा जाता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र उस दौर की दुनिया के सबसे विकसित नगरों में गिनी जाती थी। महाराज अशोक के शासन में गंगा के उपजाऊ मैदान, लोहे की खदानें और नदी मार्गों से होने वाला व्यापार, इन सब ने मगध को अपार समृद्धि दिलाई। मौर्यों के बाद शुंग और कण्व वंश ने शासन किया, लेकिन मगध की असली चमक गुप्त साम्राज्य के समय लौटी। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि इसी दौरान साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और गणित में अद्भुत प्रगति हुई। इसी युग में आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जैसे महान विद्वान पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को शून्य, खगोल विज्ञान और गणित पर नई दिशा दी। कृषि और व्यापार तेजी से फले फूले और शिक्षा के शिखर को छूने के लिए गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां एक समय 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1764 ईस्वी। मध्यकाल में बिहार दिल्ली सल्तनत और बाद के अफगान मुगल शासन के अधीन रहा। इस दौर में शेर शाह सूरी ने अपनी प्रसिद्ध सड़क व्यवस्था, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड भी शामिल थी, के जरिए व्यापार को नई दिशा दी और इससे कई कस्बों तथा स्थानीय जमींदारी का विकास होने लगा। खेती बाड़ी में भी उत्पादन बढ़ा, पर यह बढ़ोतरी किसानों के जीवन में सुधार नहीं ला सकी। भारी कर प्रणाली, जमींदारों की कठोर वसूली और शासकों की दमनकारी नीतियों ने आम किसान को लगातार कर्ज और गरीबी की दलदल में धकेला। इसके ऊपर सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक फैले निरंतर युद्धों ने बिहार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कमजोर कर दिया। व्यापार रुक गया, खेती बर्बाद हुई और राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता गया, जहां विकास की हर कोशिश युद्ध, कर और शोषण के बोझ तले दबती चली गई। अंग्रेजी शासन 1764 से 1947। बक्सर युद्ध के बाद बिहार पर अंग्रेजी शासन पूरी तरह स्थापित हो गया। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी प्रथा को कड़े रूप में लागू किया, जिससे किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता गया। सूखा हो या बाढ़, अगर किसान लगान नहीं चुका पाते तो अंग्रेजी अफसरों और जमींदारों की मिलीभगत से उनकी जमीनें जबरन छीन ली जाती। धीरे धीरे हजारों परिवार भूमिहीन होते गए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटने लगी। अंग्रेजों ने बिहार के स्थानीय उद्योगों, हथकरघों और कारीगरों को जानबूझकर खत्म किया, ताकि ब्रिटेन के माल की खपत बढ़ाई जा सके। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को गिरा दिया, जिससे समाज का बौद्धिक और सांस्कृतिक पतन शुरू हुआ। हालांकि इस काल में पटना एशिया के सबसे सुरक्षित अफीम व्यापार केंद्रों में से एक बनकर उभरा था, लेकिन इस आर्थिक गतिविधि का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति बदहाल ही रही। किसान गरीब होते गए, उद्योग खत्म होते गए और बिहार का विकास इतिहास के पीछे कहीं छूट गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार 1947 से 2000, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 1950 में बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। शुरुआती 2 दशकों तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और उद्योग, बिजली, सिंचाई और शिक्षा को बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुईं। जमींदारी प्रथा खत्म की गई। फिर 1962 में लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, ताकि बड़े जमींदारों की जमीनें गरीबों में बांटी जा सकें। लेकिन अदालतों के केस, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक कमजोरी के कारण
जमीन सुधार कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि भूमिहीनों की हालत दशकों तक लगभग वैसी की वैसी रही। 1967 से 1980 के बीच बिहार लगातार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा। सरकारें बदलती रहीं और इस अस्थिरता ने भ्रष्टाचार को और गहरा कर दिया। इसी दौर में केंद्र की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने पड़ी। मैक्लेसीन ने बिहार के औद्योगिक ढांचे पर करारा प्रहार किया। कच्चे माल की ढुलाई पर देश भर में बराबर सब्सिडी मिलने लगी, जिससे बिहार का खनिज समृद्ध होना किसी काम का नहीं रहा। उद्योगों के लिए अब बिहार में रहना फायदेमंद नहीं था, इसलिए वे एक एक करके उन राज्यों में चले गए जहां बेहतर कानून व्यवस्था, सब्सिडी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। दूसरी ओर बिहार की राज्य सरकारें न तो पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन दे सकीं और न ही ऐसा माहौल बना पाईं जिसमें बड़ी कंपनियां आकर्षित हों। टेक्सटाइल हो, पेट्रोलियम हो या मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी बड़े उद्योग ने बिहार में अपना आधार नहीं बनाया। और फिर सबसे बड़ा झटका आया जब बिहार से झारखंड अलग राज्य बना दिया गया। बिहार 2000 से 2025 साल 2000 में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, उसी दिन बिहार की अर्थव्यवस्था जैसे घुटनों पर आ गई। कोयले की खानें लौह अयस्क, टाटानगर, जमशेदपुर जो बिहार की औद्योगिक ताकत थे, सब झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार के पास बचा सिर्फ चूना पत्थर, खेती और ऐसे लोग जिन्हें खेत का मालिकाना भी नहीं था। उस समय बिहार की राजनीति और व्यवस्था पहले ही बुरी तरह टूट चुकी थी। 90 के दशक में जातिवाद और अपराध ने राज्य को ऐसे जकड़ लिया कि कानून व्यवस्था और शिक्षा दोनों बर्बाद हो गईं। इंडस्ट्रीज ने बिहार को जोखिम भरा राज्य मानकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। आज भी सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए घूस देनी पड़ती है। सोचिए, ऐसे माहौल में कोई बड़ा निवेशक आएगा भी क्यों? यही वजह है कि जब देश के लगभग हर हिस्से में इंडस्ट्री पहुंच चुकी है, तब भी बिहार का नौजवान नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर निकल जाता है। बिहार की लगभग 80% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और तकनीकी शिक्षा के अभाव में राज्य में स्किल्ड लेबर की भारी कमी है। जो स्किल्ड हैं वे भी बेहतर भविष्य के लिए बाहर चले जाते हैं। इस कारण उद्योगों को भरोसा ही नहीं बन पाता कि बिहार में उन्हें वह वर्कफोर्स मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। बिहार सरकार ने इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए कई नीतियां बनाई, चाहे वह 2006 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिर हाल की प्रोडक्शन पॉलिसी, लेकिन कागजों की चमक जमीन पर आते आते फीकी पड़ गई। लाल फीताशाही, न्यायालय के चक्कर, फाइलों की धूल और सब्सिडी मिलने में देरी, इन सब ने निवेशकों को बिहार से और दूर कर दिया। ऊपर से बिजली, पानी, सड़क और लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उतनी मजबूत नहीं बन पाईं। धीमी रेल और कमजोर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ने बड़े निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया और बिहार विकास की दौड़ में पीछे रह गया। भूमि अधिग्रहण बिहार की पुरानी और सबसे बड़ी समस्या रही है, क्योंकि यहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। इसलिए जमीन अधिग्रहण विवादित भी है और महंगा भी। औद्योगिक सेक्टर को चाहिए बड़े भूखंड, लेकिन बिहार में ऐसी जमीन मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि यहाँ आज तक बड़े पैमाने की इंडस्ट्री टिक ही नहीं पाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर कमी के बावजूद टैलेंट की धरती कहा जाता है। यूपीएससी में हर 10वां आईएएस या आईपीएस बिहार से निकलता है। राज्य कृषि में देश का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक है और मखाना उत्पादन में पूरे भारत की धुरी है। कुल उत्पादन का 80 से 90% हिस्सा सिर्फ बिहार से आता है। यही नहीं, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, बांस शिल्प, सिक्की क्राफ्ट और पित्तल की कला पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। 2000 से 2025 तक की इस यात्रा में बिहार ने पतन भी देखा और अपनी क्षमता का एहसास भी कराया। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं उससे भी अधिक। सवाल अब ये है कि क्या आने वाले सालों में बिहार अपने टैलेंट, कृषि शक्ति और सांस्कृतिक पहचान को मिलाकर एक नई औद्योगिक कहानी लिख पाएगा, या फिर यहाँ का नौजवान यूं ही अपना घर छोड़कर सपनों की तलाश में बाहर जाता रहेगा।